नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ और हंगामा किस लिए हुआ? क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर है और वयस्क लीडर है, जिन्होंने कुछ कहा जो विवादित है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हम सबको पता है वैसे वो कई बार इस तरह से बयान दे चुके हैं, लेकिन कल जो कुछ उन्होंने कहा और उसके बाद फिर राज्यसभा में उत्तर भी मिला उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ बैठे उनके आका सोनिया गांधी, वो भी उस बयान के ऊपर खुश हो रही थी और शेम शेम में शामिल थी। शेम शेम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमारी संस्कृति के ऊपर वो आघात था, और जब आघात होता है तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति को लेकर ये इतने हमेशा त्रस्त क्यों रहते हैं और मनुस्मृति में आखिर में लिखा क्या गया है। ये पढ़ते धड़ते तो है नहीं, बस चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये सर सर, बैकग्राउंड अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का देखते हैं तो अ, उनके परिवार वालों को रजाकार लोगों ने मारा था, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी उन्होंने ये कभी मौका नहीं छोड़ा, जब जब कुछ बात आती है तो हमारी संस्कृति पे, हमारे ग्रंथों के ऊपर वो भयानक टीका टिप्पणी करते हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे? कल राज्यसभा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ इससे रिलेटेड। देखिए, ऐसा है कि भारतीय ग्रंथों का वामपंथी एंगल से प्रस्तुतिकरण बहुत पुराना है। ये खास करके तब से ज्यादा शुरू हुआ जब इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद वामपंथियों ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया था। फिर शिक्षा का जो पूरा का पूरा ये मंत्रालय, मतलब जो पॉलिसीज वगैरह बनती थी, जो सिलेबस वगैरह बनते थे, वो वामपंथियों के पास चले। ये एक अघोषित समझौती थी, एक अघोषित एमओयू ही था कि भारत का इतिहास का प्रस्तुतिकरण जो था वो वामपंथियों को ऑफिशियल रूप से दे दिया गया। अभी देखिए हो क्या रहा है। जो भी समस्या ये है कि जो ओरिजिनल है, मैं कई बार ये कहता हूं कि संस्कृत की अगर आप बात करें तो आप शब्द को अगर पकड़िएगा तो आप कभी भी उस पूरे वाक्य में क्या लिखा है वो समझ नहीं पाए। जैसे मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं कि आप अगर एक शब्द में कहता हूं जो बहुत आम है, सामान्य रूप से हम इसका प्रयोग भी करते हैं, अग्नि। अगर मेरे पेट में जो अग्नि है, यानी जिसे हम भूख कहते हैं, तो यहाँ पर उसे वैश्वानर कहे। अगर वो दरिया में होता है, समुद्र में वो जो आग होती है, उसे हम वडवानल कहते हैं। अगर वही आग वन में लगती है तो वो दावानल हो जाती है। तो अगर आप केवल दावानल को लेकर मेरे पेट में भी दावानल है ऐसा कहेंगे तो ये उचित शब्द नहीं है। और दावानल का अर्थ अगर आपने वैश्वानल कर दिया तो उचित शब्द नहीं है। वैश्वानल, वैश्वानर अर्थात मेरे पेट में जो है वो जो है वो है। yes. पानी के लिए, अश्व के लिए, हाथी के लिए, वायु के लिए अनेकों शब्द हैं, और वो शब्द उस वाक्य को उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए वो शब्द प्रयोग किया जाता है। राइट। तो आप अगर केवल एक शब्द को लेकर किसी एक अर्थ में कहा गया शब्द अगर आप किसी अन्य अर्थ में कहे वाक्य प्रयोग के लिए उपयोग करते हैं तो वो उचित अर्थ नहीं निकलेगा। मैक्स मुलर ने ऐसा ही किया। उसके बाद जो वर्तमान में मैक्स मुलर के जो अनौर संतानें यहाँ पर घूमती फिरती हैं, वो भी यही कर रही। सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मैक्स मुलर को संस्कृत आती नहीं थी,
पता नहीं उसने हाँ कैसे बिल्कुल। ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसके पहले सर एक बार हम लोग वो पढ़ लेते हैं, मल्लिकार्जुन जो खड़गे जी है उन्होंने क्या कहा। और सर कोई संबंध नहीं था, नीट पेपर पे चर्चा हो रही थी और ये अचानक से पता नहीं इनको मनुस्मृति याद आ गई। उन्होंने कहा कि सिलेबस में मनुस्मृति की चीजें डाली जा रही है। खरगे ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि वेद का उच्चारण करने पर जीभ काटने तक की बात कही गई है, वेद मंत्र धारण करने पर शरीर काटने तक की बात गई है, ये सब मनुस्मृति में लिखा हुआ है। जब मनुस्मृति का उदाहरण कोई देता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वर्तमान समय में 26 जनवरी 1950 से भारत में भारत का अपना भारतीय आत्मा जिसमें है ऐसा संविधान लागू है। तो मनुस्मृति वैसे भी वर्तमान युग में अगर उसे कोडिफाई गिने भी तो भी वो कालबाह्य है कि ये देश कभी भी मनुस्मृति से नहीं चला। डॉक्टर अंबेडकर की बात मैं आपको यहाँ पर कहता, उन्होंने कहते हैं कि मनुस्मृति का दहन उन्होंने किया, वैसे मैं मानता हूं जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं। सहस्त्रबुद्धि जी ने जो सारस्वत ब्राह्मण थे उन्होंने प्रस्ताव रखा, बाबा साहब अंबेडकर ने दोबारा ये नहीं किया, कभी भी नहीं किया। 1937 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मनुस्मृति में प्रत्येक बात खराब है ऐसा मैं नहीं मानता, मेरा विरोध वर्ण व्यवस्था से। यही अंबेडकर कहते हैं कि जो भेद थे, ये जो छुआछूत की जो बात है वो पुरातन भारत में नहीं थे। यस। उनके उनका जो अनटचेबल्स है, दी अनटचेबल्स, उन्होंने कहा है कि भारत में 3री शताब्दी तक अनटचेबिलिटी नहीं थी, 6वीं शताब्दी में आ गई। तो ये 3 शताब्दियों में ऐसा क्या हुआ ये हमें देखना पड़ेगा, इसका हमें संशोधन करना पड़ेगा। एक ये बात है। दूसरी बात, अगर खड़गे जी, वैसे वो भगवान श्री राम को मानते नहीं है, परंतु मैं अगर वो अपने आप को अगर शूद्र मानते हैं और भारत के जितने भी अनटचेबल्स हैं अभी जो माना जाता है गांव में अनटचेबिलिटी है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। परंतु अगर उनको ये शूद्र कहते हैं तो उनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये बात माननी पड़ेगी जो उन्होंने हु वेर द शूद्रास में लिखा है, 26वें या 27वें पन्ने पर है, द शूद्रास वेर सोलर रेस आर्यन। शूद्र सूर्यवंशी आर्य है। अब यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की ये बात मैं मान लेता हूं और खड़गे जी भी मान ले, तो ये कहते हैं सबसे पहली बात आर्य भारत के ही थे, ये माननी पड़ेगी। दूसरा, शूद्र जो है वो सूर्यवंशी है और भगवान श्री राम सूर्यवंशी, तो शूद्र का सीधा जो संबंध है वो बाबा साहब अंबेडकर भगवान श्री राम से जोड़ता है। तो ये शूद्र अगर सूर्यवंशी है तो भगवान श्री राम के वंशज है, तो स्वाभाविक रूप से जो इनको अनटचेबल मानते हैं और भगवान श्री राम को मानते हैं उनको भी मानना पड़ेगा कि दे आर नॉट अनटचेबल। तो वैसे मैं ये मानता हूं कि या वर्तमान में कांग्रेस की जो राजनीति है वो सहूलियत की राजनीति बनी हुई है, उनको बाबा साहब अंबेडकर की ये बातें मान्य नहीं है, उनको केवल वही बातें मान्य है जो उनको मान्य है। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म से संबंधित जो भी बातें कही वो केवल और केवल कांग्रेस ने उनके साथ जो भी प्रकार का बर्ताव किया, उनके साथ उनका जो बर्ताव था कांग्रेस के नेताओं का, उसका प्रत्युत्तर था। बाबा साहब अंबेडकर का हिंदू विरोध ये हिंदू विरोध नहीं है, ये कांग्रेसी हिंदू विरोध है। कांग्रेस जिस हिंदुत्व को धारण करती थी उस हिंदुत्व का बाबा साहब अंबेडकर ने विरोध किया है। बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को उदाहरण करते हुए कहा है कि ये व्यक्ति यंग इंडिया में अलग लिखता है और द हरिजन में अलग लिखता है। ये जो कांग्रेस की बात थी, दो मुही राजनीति जो कांग्रेस ने की, बाबा साहब अंबेडकर उसका विरोध करते थे और उस हिंदुत्व का विरोध था बाबा साहब।
बाबा साहब ने ये माना है कि भारत का जो तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान उस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है जहां पर विश्व का कोई भी तत्वज्ञान पहुंच भी नहीं सकता। यस तो सर। परंतु इनको वो बाबा साहब मान्य नहीं है। उनको वो बाबा साहब मान्य है जहां पर सहस्त्रबुद्धे जी ने जिसके दहन का प्रस्ताव रखा, और बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी का विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भेद का विरोध किया। मनुस्मृति आज अगर कोई जिंदा रखे हुए हैं तो ये कांग्रेस ही जिंदा रख रही है। मनुस्मृति को आज तक किसी ने इसका उद्धरण नहीं दिया। यही लोग हैं जो एक मुंह से मनुस्मृति का विरोध करते हैं और दूसरे मुंह से फिर वही मनुस्मृति की बातें करते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आज गांधी जी का विरोध अगर गोडसे के नाम से किया जा रहा है तो वही लोग हैं जो गोडसे को जिंदा रखते हैं, जो गोडसे की वो मारने वाली मानसिकता को जिंदा रखते हैं। यस सर, ये बात है। अंबेडकर जी ने जितने भी किताबें लिखी है, कि जैसे आपने कहा हु आर द शूद्र, ब्रिटिश आने से पहले ऐसा, ये बातें जो गढ़ी गई है ये ब्रिटिश के बाद गढ़ी गई हुई है। हाँ सर। जी, जो आपका मैं वीडियो नहीं आ रहा। जो मैं कह रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जितनी भी किताबें लिखी है, उन्होंने कौन शूद्र है, हु आर अनटचेबल, बाद में अरुण शौरी जी का भी एक किताब है इस बारे में। इसके बावजूद सर ये लोग किस तरह से मनुस्मृति का नाम लेकर अपना एजेंडा चलाते हैं। इसका ट्रांसलेशन जो ब्रिटिशर्स थे उसमें उनका सबसे पहले नाम आता है, वो है सर विलियम जोन्स, जिन्होंने ट्रांसलेट किया मनुस्मृति को इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1794। और उन्होंने कहा कि ये दुनिया का पहला कोड ऑफ कंडक्ट वाला ग्रंथ है। और मनुस्मृति की कई सारी बातें अगर हम बात देखते हैं तो बहुत सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत आती है। ये वो वही मनुस्मृति है जिसमें नारी की पूजा जहाँ होती है वहां देवताओं का वास होता है, ऐसा लिखा गया है। तो ये शूद्र कौन है ये भी शायद उसमें लिखा गया है। तो मतलब ये हुआ कि ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित हमारी जब समाज व्यवस्था थी तब ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स लाए उसी को फॉलो करते हुए फिर कांग्रेस ने ये इसको आधार बनाया, ऐसा नहीं लगता है सर? देखिए, मैं आपको इसमें अंग्रेजों की जो नीति थी, हाँ सर। आपने जो बताया कि अंग्रेजों की डिवाइड और रूल की नीति, ये तो बिल्कुल यस पक्का थी। लेकिन एक और नीति थी जिसको आज भी आगे ले जाया जा रहा है। और आपका वीडियो अलग चल रहा है शायद। नहीं सर, बराबर आ रहा है। नहीं, आप कुछ बोल रही हो ऐसा मुझे दिख रहा है। नहीं 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 बोल रहे हो सर। ठीक है, तो देखिए एक और चीज थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत के लिए आक्रांता थे, विदेशी हाँ आक्रांता। ठीक है, अब हमने आपके ऊपर आक्रमण किया, इसे अगर उचित साबित करना है तो ये साबित करना पड़ेगा कि आपके ऊपर हम पहले नहीं आक्रमण करने वाले। जिन जिन लोगों ने आपके ऊपर राज किया वो सारे के सारे आक्रांता ही थे, और उसी को साबित करने के लिए ये आर्य वाली जो थियरी थी वो गढ़ी गई पूरी की पूरी। और यहाँ पर भी मैं दोबारा से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही कोट करना चाहूँ। वो अपने पुस्तक में ये लिखते हैं कि मैंने वेद पढ़े। वैसे मैं आपको बता दूं यस कि एक बात जो है, अंबेडकर संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे। वो मानते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, इसकी वकालत उन्होंने की है। और उस समय के कुछ अखबारों में ये आया भी था कि कुछ व्यक्ति के साथ वो संसद पार्लियामेंट की परिसर में संस्कृत में बात करते हुए बातचीत करते हुए सुने गए।
ऐसे उदाहरण है। तो उनको पता नहीं था, ये भी नहीं। परंतु ज्यादातर जो उस समय अवेलेबल था वो यही था, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उसे तो वैसे भी मुगलों ने मिटा दिया था। नालंदा जलाई, तक्षशिला जलाई, विक्रमशिला जलाई, वड़नगर की पूरी जो विद्यालय थे, वो विद्यालय तो उन्हें इन लोगों ने जलाई दिए थे, क्योंकि इनका विद्या से तो कोई नाता ही नहीं था। तो दूसरी जो उनकी जो ये नीति थी वो ये थी कि आपके ऊपर आप राज्य करने योग्य नहीं है, आपको राज्य करना नहीं आता है। ये जो इनकी नीति थी, इसी वजह से आपके ऊपर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया और आपको पराजित किया। भारत के लोगों में पराजित भाव जो था उसे बढ़ाना था, और गुलामी का जो भाव था, मतलब एक लघुता निर्माण करनी थी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो निर्माण करना था, उसको बढ़ाने के लिए, वो निर्माण करने के लिए ये पूरी की पूरी थियरी गढ़ी गई। अंग्रेज बाहर से आए। इसका अंबेडकर लिखते हैं कि अगर कोई वैसे इतिहास जो है, उन्होंने कहा है कि इतिहास सदैव विजेताओं ने लिखा है। वैसे अगर देखें तो हमारे मौर्यन साम्राज्य आप देखिए, तो उसका वो मौर्यन साम्राज्य का नक्शा देखेंगे तो बहुत बड़ा है। उसमें सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा गया, उसके साम्राज्य का नक्शा तो उसके सामने जो है वो अगर मैं कहूं कि बहुत बड़े हाथी के सामने वो चींटी की तरह दिखता है, परंतु वो विश्व विजेता कहलाया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कहा जाए। यस। तो ये जो थियरी उनको गढ़नी थी, इसके लिए आर्य वाली थियरी गढ़ी गई। अंबेडकर लिखते हैं कि विजेताओं ने ही इतिहास लिखा। अगर आर्य विजेता थे तो वो जहां पर वो आए वहां की नदियों को माता नहीं कहते। इतने मानवाचक शब्दों का प्रयोग वो नहीं करते जिस प्रकार से उन्होंने वेदों में लिखा है। उन्होंने लिखा है, लाख शब्द कुछ लिखे, 7 या 8 लाख शब्दों का उपयोग है, उसमें केवल 36 से 40 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर वो विजेता है तो इतनी बार ही नहीं करते, वो अपनी महानता दिखाने के लिए ये बार बार लिखते, परंतु उन्होंने नहीं लिखा। तो ये पूरी की पूरी थियरी गढ़ी गई ताकि वो मुगलों को भी सही ठहराएं, ताकि वो उनके आक्रमण को भी सही ठहराएं, ताकि वो सिकंदर, जो वैसे तो मैं मानता हूं कि सिकंदर कभी भारत आया ही नहीं था, परंतु वो संशोधन का विषय है, संशोधन होने चाहिए। परंतु ये जो गुलामी की मानसिकता हमारी गढ़नी थी, हमें नीचा दिखाना, हम भारतीयों में लघुता की एक भावना गढ़नी थी, उसको दिखाने के लिए, उसे गढ़ने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी थियरी गढ़ी गई। मनुस्मृति का अनुवाद किया गया, जो किसने कौन सी मनुस्मृति उनके पास आई कोई नहीं जानता। आज भी हम कहते हैं कि ओरिजिनल मनुस्मृति उनके पास नहीं आई, हालांकि ओरिजिनल कौन सी है वो भी हम नहीं जानते। उसमें क्या था वह भी इतना आज किसी के पास ये है ही नहीं, क्योंकि सब जला दिया। हमारा ज्ञान जो था उसे तो जला दिया गया। कहीं देखिए, हमारी ज्योमेट्री जो है वो कहते हैं अरब लेकर आए, अरब पहले भारत में आए थे, हमारा संबंध उनसे था, हम वहां लेकर गए, ये कोई नहीं बताता। उन्होंने दुनिया के सामने रखा, दुनिया के साथ संबंध तो हमारे थे। भारत के नाविक अफ्रीका तक जाते थे, अरबस्तान तक जाते थे, ग्रीस तक जाते थे, परंतु कहा यह जाता है कि ये ज्ञान उनके पास कहां से आया वो कोई नहीं पूछता, ये उन्होंने दुनिया को दिया ये पूछता है। क्योंकि ब्रिटिश जो थे, यूरोप जो था, वो ग्रीस में पहले गया, अरब में पहले गया, बाद में भारत आया। तो उन्होंने ये गढ़ दिया कि हमें यहां से पता चला, ये नहीं बताते, क्योंकि उनके लिए दुनिया जो है वो यूरोप से बाहर है ही नहीं, थी नहीं। तो इन्होंने बताया कि दुनिया को पता चला। भाई दुनिया को पता नहीं चला, अरब को पता चला कि ज्योमेट्री अरबों के पास, अरे यूरोप को पता चला कि ज्योमेट्री अरब के पास, अरब के पास भारत से गई थी, ये उनको बाद में पता चला। तो वो अपने आप को तो झूठा नहीं ठहराएंगे, ये हमें झूठा ठहराने के लिए, हमारे ज्ञान को नीचा दिखाने के लिए ये पूरी की पूरी थियरी गढ़ी गई। और उनके जो, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तो स्थापना ही एक ब्रिटिशर ने की थी, तो ये स्वाभाविक रूप से जो नैरेटिव लेकर आएंगे तो वो ब्रिटिश वाला नैरेटिव ही रहेगा। खड़गे जी आज भी
उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाए हुए हैं। उनकी जो अध्यक्षा थी, सबसे ज्यादा वर्षों तक अध्यक्षा जो रही, उनका मूल भी तो विदेशी ही है, यूरोप में ही है। तो यूरोपियन को खुश करना ये कांग्रेस की मानसिकता रही है और खड़गे जी भी वही कर रहे हैं। सर, और एक मजेदार बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। मूल ग्रंथ संस्कृत में है। मैक्स मुलर को संस्कृत आती नहीं थी, मतलब जिसको थोड़ा बहुत संस्कृत आती होगी उसने किस तरह से इंटरप्रेट किया और फिर इंग्लिश में लिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब मैक्स मुलर ने इसको ट्रांसलेट किया, ऐसा ये लोग बोलते हैं। उसके पहले और ये मानते हैं सर विलियम जोन्स ने 1794 में इसको ट्रांसलेट किया। और उनके जो विचार थे उसमें सर कुछ बहुत अच्छे उन्होंने लिखे हुए कि Jones wanted to ensure that Indians were ruled by their own laws rather than the arbitrary British decisions. As noted in research on his work, Jones desired that the natives of India were governed according to their own laws. ऐसा कहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि this is an administrative stability which can be there shaping the views of Indian society. ऐसा उनका मानना था। मतलब ये हुआ कि वो ये मानते थे कि इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स दिए गए हैं वो हमारे भारत को एक शेप देते थे लीगली, लोकल पॉपुलेशन यूज करते थे। और फिर ब्रिटिश राज करने आए तो उन्होंने ये मैक्स मिलर थ्योरी लाकर अपने हिसाब से कानून लाना शुरू कर दिया, जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देख रहे हैं। अभी अभी नई न्याय संहिता आई है। तो सर क्या इसीलिए ये बार बार, खड़गे जी नहीं सर, कई बार हम देखते हैं जो अलग अलग अपोजिशन के नेता है मनुस्मृति का उदाहरण लेके बताते हैं। देखिए, ये इस सत्य को कोई नहीं नकार सकता कि मनुस्मृति विश्व का सर्वप्रथम कोडिफाई ग्रंथ, नियम जहां पर पहली बार बने समाज को कैसे चलाया जाता है, ये पहली बार अगर किसी ने प्रयास किया मनुस्मृति में हुआ। ये मनुस्मृति उस समय की है, ये जो नियम है वो उन लोगों के लिए जहां पर नैतिकता जो थी वो अपने चरम पर, वहां पर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसका दायित्व अपने सर पर लेने के लिए तैयार था। अगर मेरे किसी भी कृत्य से समाज को नुकसान होता है, ये वो उस समय का ग्रंथ है जहां पर वैयक्तिक लाभालाभ नहीं देखा जाता था, समष्टि का लाभालाभ देखा, जहां पर व्यक्ति ये सोचता था कि मेरे किसी एक भी कृत्य से समाज को नुकसान होता है तो उसके लिए मैं दायित्ववान हूं और उसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए। ये जो मानसिकता थी, मुझे दंड मिलना चाहिए। वर्तमान स्थिति जो है ये ऐसी हो गई है कि मुझे दंड कैसे मिलना चाहिए, ये जो मानसिकता बनी ये ब्रिटिश मानसिकता। भारत की मानसिकता ये है कि हाँ, मैंने ये अपराध किया है, ये मैंने गलत किया है, यह करने के बाद समाज में और समष्टि को नुकसान हो सकता है। इसको अगर समाज ने फॉलो किया तो आने वाला समाज हमारा जो है वो अनैतिक बन सकता है, अपराधीकरण इसका हो सकता है, इसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए। यह मानसिकता जो थी ये नैतिक लेवल था भारत का, और ब्रिटिश रूल आने के बाद हमारा नैतिक स्तर जो गिरा है वो ये है कि हत्या करने वाला कोर्ट में जाकर ये साबित करने पर तुलता है कि मैंने हत्या नहीं की। ये ब्रिटिश मानसिकता। भारतीय मानसिकता ये है कि मुझे दंड दीजिए, मैंने गलत किया। और इस वजह से ये जो नैतिकता थी, ये जो प्रामाणिकता थी, ये भारत को सोने की चिड़िया बनाती थी। मैं चिड़िया नहीं कहूंगा, ये सोने का गरुड़ था जिस पर भगवान स्वयं आरूढ़ होते थे। तो सर जो बातें आज हम डिस्कस कर रहे थे और लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा हो रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई,
उसमें से यही बात भी और सामने आई थी कि इनका ज्ञान कितना है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी इसी तरह से कुछ बयान दिया, गोमूत्र से लेकर, जो लड़की को शायद गोमूत्र का मीनिंग और उसके क्या उपयोग है उस कुछ भी मालूम नहीं होगा, और उन्होंने किस तरह से उपहास किया एक विद्वान का, और ये भी हमने देखा। तो हमें समझना पड़ेगा सर, ये लगातार होता आ रहा है हमारे ग्रंथों पर इस तरह से बात करना। क्या इनकी हिम्मत है सर बाकी दूसरे ग्रंथों पर इस तरह की टिक्का टिप्पणी करने की? करके तो दिखाए। एक बार, केवल एक बार करके दिखा दे। इनकी इनकी ऐसी नैतिक हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बात बताता हूँ, प्रियंका गांधी ये कह क्यों पाती, क्योंकि उनको डिफाइन करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत है, रागिनी नायक है, जयराम रमेश है, कपिल सिब्बल है, ये हिंदू हैं। डिफेंड करने वाले उनको जो है वो हिंदू हैं, और ये ऐसे हिंदू हैं जो ब्रिटिश मानसिकता से चल, गुलामी मानसिकता क्या होती है ये चल। और ये जब प्रियंका गांधी जी ने कामकोटी जी पर ये जो टिप्पणी की है, ये केवल उनकी टिप्पणी नहीं है, ये शिक्षा के प्रति और विद्वानों के प्रति कांग्रेस का रवैया कैसा होता है और अब तक कैसा होगा और हुआ था, कैसा था, ये दिखाता है कि अगर आप भारतीय शास्त्रों पर अध्ययन करते हैं तो इनके लिए आप इस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, वो आपका उपहास करते हैं। किसको ये मंत्री बनाएंगे? तो जो कभी भारत में जो जिसका ढांचा भारतीय, चलिए उसको जो मैकॉले ने बनाया उसी को ही ले लेते हैं, परंतु जो भारत में चल रही भारतीय पद्धति की, भारत में ही तो उन्होंने लागू किया इंग्लिश पद्धति को, मैकॉले ने। उस शिक्षा पद्धति से जो पढ़े नहीं है, जो मदरसा से पढ़े, ऐसे व्यक्ति को अगर आप शिक्षा मंत्री बनाते हैं तो ये आपकी मानसिकता दिखाती है। और एक बार नहीं किया, आपने बार बार किया। यस सर, एक से ज्यादा बार ऐसे मंत्री बने। यस, मैंने कल ये वीडियो डाला है। हाँ बिल्कुल सही है। आप कभी ये तो करते, आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पार्टी की बुनियाद एक ब्रिटिश ने रखी है, जिस पार्टी को सबसे लंबे समय तक एक विदेशी मूल के व्यक्ति ने नेतृत्व दिया है, वो पार्टी कभी भी भारत की और भारतीयत्व की और भारतीय संस्कृति का मान सम्मान कर ही नहीं सकती। ये उनके अंदर कभी आ ही नहीं सकता। और प्रियंका गांधी जी ने और ये खड़गे जी ने इसका बिल्कुल इसी मानसून सत्र में ये उदाहरण दे दिया कि आने वाली कांग्रेस और जो उनके पीछे वाली जो कांग्रेस थी, उनकी मानसिकता क्या थी। भारत की संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए उनका क्या मानना है, ये इन्होंने दिखा दिया है। और आने वाले समय में भी वो किस प्रकार की लेगेसी को लेकर आगे जाने वाले हैं, वह भी दिखा दिया। बिल्कुल सर। सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि जो लोग हमारे ग्रंथों के ऊपर टीका करते हैं, जो लोग राम नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है ये कहते हैं, उनसे और भी ज्यादा क्या अपेक्षा हम रख सकते हैं। मनुस्मृति उस काल में लिखा गया है, वैसे हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उस काल में लिखा गया है जहां पर नैतिकता और मॉरल एथिक्स को बहुत वैल्यू दी जाती थी, और उसी हिसाब से शायद फिर महाराज मनु ने वो लिखा होगा। लेकिन जिस तरह से फिर काल बदलता गया तो कुछ ऑब्वियसली चीजें जो है वो उस तरह से लागू नहीं हो पाती। इसका मैं मतलब एक बात ऐड कर दूं, मनुस्मृति में जो खड़गे जी ने कल कहा, मैं एक बात ऐड कर देता हूँ, प्रश्न ही पूछ लेता हूँ। ये वैसे तो वो अभी जिंदा नहीं है, मैक्स मुलर ही। ये लोग ये साबित करते हैं कि भारत की संस्कृति ये प्राइमरी थी, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि कान में शीशा गलाकर डाल दिया करते थे। अब शीशे को गलाने के लिए इसका गलन बिंदु जो है वो करीब करीब 1000 सेंटीग्रेड का है।
क्या ये बताएंगे कि भारत में उस प्रकार की, जो भारत आपने गढ़ा है, उस भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी थी कि शीशे को 1000 सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ाकर गला भी सकते थे वो? अगर आप मानते हैं तो ये आप मान लेंगे कि भारत का विज्ञान उस समय इतना प्रगत था कि वो शीशा गला सके। लेकिन आपने क्या दिखाया है कि भारत में तो लोग कुछ थे ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं था। आपके ही पैर हैं जो आपके गले में हैं। आप एक बार एक मुंह से ये कहते हो कि भारत तो प्राइमरी स्थिति में था, यहाँ पर लोग ये कंदमूल खाकर जीते थे, आपके पास विज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि शीशा गलाने वाले लोग यहाँ पर थे। 1000 गलन बिंदु है उसका, 1000 सेंटीग्रेड करीब करीब। और आप अगर नैसर्गिक आग जलाते हो तो वो 100 या 110 सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारा विज्ञान प्रगत था। अगर आपकी ये बात मान लेते हैं तो हम विज्ञान में प्रगत थे, विश्व से आगे थे। तो आप कहिए कि भारत कौन सा है? राइट सर। प्रगत वाला या ये वाला? राइट। तो ये दो मुही बातें करते हैं, इनको स्वीकृत नहीं करना चाहिए। ये कुछ भी नहीं है, इनको भारत को तोड़ना है, भारत की संस्कृति को तोड़ना है, भारत की ज्ञान परंपरा को नीचा दिखाना है, और इनका कोई भी उद्देश्य नहीं। यस सर। तो सर अंत में हम यही कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए। जरूरत है हमारे ग्रंथों को पढ़ने की और उसको क्रिटिकली सोचने की, जो हम करते नहीं हैं, और इसीलिए ये कुछ लोग नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। आज की जनरेशन तो मान लेगी कि ऐसा लिखा हुआ है मनुस्मृति में, पढ़ते कहाँ है ये लोग। तो पढ़ने की जरूरत है, उसको किस तरह से लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये भी सोचने की जरूरत है। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।